Hello friends, welcome back to Simply Tutor classes. Today we will cover our topic suggestions to correct disequilibrium in the balance of payment. As in the last class, we read about the causes of unfavorable balance of payment. Now the question is how can we correct disequilibrium in the balance of payment? As we know, डिसइक्विलिब्रियम क्यों होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में? क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं एक्सपोर्ट से। तो हमें डिसइक्विलिब्रियम को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा और इंपोर्ट को कम करना होगा। कुछ और भी हमारे पास मेजर्स हैं जिसके थ्रू हम डिसइक्विलिब्रियम को ख़त्म कर सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। तो आइए एक एक कर हम क्या करते हैं, ये पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? जो एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ हैं, उन्हें कम कर सकती है या फिर उन्हें विड्रॉ भी कर सकती है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कम प्राइसेस पर दे सकती है, सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है रॉ मटेरियल परचेज करने में। और जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन्हें लिबरल रेट पर क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है। इंटेंसिव पब्लिसिटी कर सकते हैं इंडियन गुड्स की, ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा, एक्सपोर्ट को हम प्रमोट कैसे कर सकते हैं? तो ये जो इनिशिएटिव लेना होगा ये गवर्नमेंट को ही लेना होगा। कैसे? जैसा कि मैंने अभी बताया, टैक्सेस कम कर किस पर टैक्सेस करेंगे? जो गुड्स एक्सपोर्ट की जा रही हैं। और क्या करेंगे? रॉ मटेरियल और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को रिड्यूस प्राइसेस पर प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा जो गुड्स दी जा रही हैं उन्हें फ़िलहाल कम प्राइसेस पर एक्सपोर्ट किया जाएगा। क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को, वो भी लिबरल रेट्स पर। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी की जाएगी इंडियन गुड्स की फॉरेन मार्केट्स में। क्लियर फर्स्ट पॉइंट? नाउ वी कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अब हमें क्या करना है? इंपोर्ट कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और प्रोडक्शन कैसी, हमें किस सेक्टर में इंक्रीज करना पड़ेगा? चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो मिनरल प्रोडक्शन हो। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंडिया है वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट किस चीज़ का करता है? जूट से बने हुए प्रोडक्ट्स का, टी, कॉफ़ी एट्सेट्रा। तो हमें क्या एफर्ट्स डालना पड़ेगा कि हम इन चीज़ों की प्रोडक्शन को और इंक्रीज़ कर दें। ठीक है। रिसेंट में हमने देखा कि इंडिया ने ये 3 प्रोडक्ट्स के अलावा और भी चीज़ों का एक्सपोर्ट करना शुरू किया, जैसे मशीन हो गया, इलेक्ट्रिक फैंस हो गया, साइकिल, रेडीमेड गारमेंट, होजरी गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आईटी प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। तो गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को इंटरनेशनल प्राइसेस पर। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की, फर्टिलाइज़र, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा ट्रेड एग्रीमेंट्स। अगर हम ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करें तो ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होता है? जो हमारे अलग अलग यूनियंस बनी हुई होती हैं, जैसे कि गैट हो गया, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सार्क हो गया, साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन। तो क्या है, इनके साथ अपने एग्रीमेंट्स इंक्रीज़ करने चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे जो ट्रेड है उसे स्ट्रेंथ करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है एनकरेजमेंट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है। फॉरेन इंडस्ट्रीज़ हो गई, चाहे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हो गई, उन्हें एनकरेज करना है ताकि वो इंडिया में आकर अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर सकें। स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है ताकि फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट किया जा सके। फॉरेन एक्सचेंज को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में लाने की कोशिश करनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा? प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, अट्रैक्शन टू फॉरेन टूरिस्ट। फॉरेन टूरिस्ट अगर इंडिया आना शुरू कर दें तो हमें क्या फ़ायदा होगा? हमारे लिए फ़ायदा होगा कि जो टिकट सेट्स है या कुछ भी, उनके थ्रू इनकम बढ़ेगी, कंट्री की GDP ग्रो होगी। तो यहाँ पर क्या है कि पिकनिक स्पॉट्स को अट्रैक्टिव बनाना चाहिए और कंट्री में जहाँ जहाँ हो सके पिकनिक स्पॉट्स डेवलप करने चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए? रिजॉर्ट्स पर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ पर, अदर फैसिलिटीज़, जिससे क्या मिले? फॉरेन टूरिस्ट को बढ़ावा मिले। क्योंकि हमारा जो लार्ज इनकम है वो कहाँ से आती है? फॉरेन टूरिस्ट। आपने एक स्लोगन भी सुना होगा, अतिथि देवो भव।
वो किस लिए है कि जो बाहर से लोग आए, अगर हम लोग उनसे अच्छे से ट्रीट करेंगे तो वो दोबारा इंडिया आना चाहेंगे, इंडिया आएंगे तो ऑब्वियस है कि हमारी इनकम ग्रो होगी। नेक्स्ट है डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी। इस पॉइंट पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि अगर किसी कंट्री की बैलेंस ऑफ पेमेंट सही ना जा रही हो, अनफेवरेबल सिचुएशन में हो, तो उसे वो क्या कर लेती है, जबकि ये एक लीगल मेजर नहीं है, वो अपनी करेंसी की अगर वैल्यू को कम कर ले, करेंसी की वैल्यू कम होगी तो इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट अगर करना हो तो इंपोर्ट महंगी हो जाएंगे और एक्सपोर्ट सस्ते। मतलब एक्सपोर्ट अगर हम 50 यूनिट का कर रहे हैं और मान लो 50 यूनिट हमारी कितने की हैं, 50 यूनिट के बदले पहले हमें 70 में मिल रहा था, मतलब मान लो $1 70 का था और हमने 50 यूनिट कुछ एक्सपोर्ट करी, तो हमारे पास कितना आ रहा था, 3500। और अब हम अगर $1 80 का हो जाता है तो वही 50 यूनिट अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास 4000 रुपये आएंगे। तो क्या है, डिवैल्यूएशन करने से भी क्या कर सकते हैं, एक मेज़र है हमारा ये, जिसके थ्रू हम कहीं ना कहीं अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल कंडीशन में लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है, प्राइजेस कम हो जाते हैं गुड्स के। अब फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो गुड्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें कम रेट पर एक्सपोर्ट करना होगा, जिससे कि एक्सपोर्ट एनकरेज होगा। तो क्या करना होगा, जो इंडियन गुड्स हैं उन्हें कम से कम रेट पर बाहर हम सेल करें, जिससे क्या होता है, हमें पता है ना प्राइस और डिमांड का रिलेशन, की प्राइस कम होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम इंडियन गुड्स को बाहर कम रेट पर भेजेंगे तो ऑब्वियस है कि हमारी डिमांड इंक्रीज होगी, और डिमांड इंक्रीज होगी तो फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन ऑन नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट्स। ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है उन पर क्या कर देना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन लगा देना चाहिए गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट जनरली रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए क्या कर सकती है, टैरिफ लगा सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया है टैरिफ क्या होता है, ड्यूटीज या टैक्सेस लगाना किसके ऊपर, जो गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जनरली जो टैरिफ है और रेस्ट्रिक्शन है कैसी गुड्स पर लगाएंगे, जो लग्जरी गुड्स होती हैं जिनकी इतनी कोई नीड नहीं है, ठीक है। और कुछ आइटम्स हैं जिन्हें अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए लाइसेंस ज़रूरी कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। कुछ लिमिट लगा देनी चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर कंट्री से इतना ही परचेज कर सकते हो। नई नई तरह की इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा सकती है, इंडियंस को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकती है ताकि वो स्वदेशी अपनाएं और बाहरी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें। क्रेडिट फैसिलिटी कम कर सकती है इंपोर्टेड गुड्स के लिए, कि अगर आप इंपोर्ट करने के लिए उधार लेना चाह रहे हो, लोन लेना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का क्या मतलब है, जो चीज़ हम बाहर से परचेज कर रहे हैं अगर हम उस जैसी कोई दूसरा प्रोडक्ट अपने ही कंट्री में प्रोड्यूस करना शुरू कर दें तो क्या हमें बाहर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि अब वो कंट्री प्रोडक्ट जो अपनी ही कंट्री में बन रहा है तो हम बाहर से मंगाने की बजाय उसे यहीं से परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे प्रोडक्ट जो जिनका सब्स्टिट्यूट अपनी कंट्री में हो सकता है, हमें क्या कर देना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट्स को बाहर से बैन कर देना चाहिए और अपनी कंट्री में प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स देने चाहिए। नेक्स्ट, सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स किन के लिए बनेंगे, जो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं। एक्सपोर्ट होगा तो पैसा आएगा, फॉरेन करेंसी बाहर से आएगी। तो यहाँ पर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने चाहिए, जहाँ क्या होगा, इनकम टैक्स पर कंसेशन मिलेगा, कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी पर एग्जम्पशन होगा। अब एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट भी बनाया गया था जून 2005 में, जिसका फ़ायदा बहुत सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स ने बनाया था। मतलब जिसका फ़ायदा बहुत सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स ने लिया था। तो अब तक देखें हम 2013 तक 170 स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे। नेक्स्ट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया का मैक्सिमम इंपोर्ट किस चीज़ का होता है, क्रूड ऑयल, पेट्रोल और डीजल का। हर पर्सन पेट्रोल या डीजल यूज़ करता है किसी ना किसी फॉर्म में। तो अगर हम क्रूड ऑयल की कंजम्पशन ही कम कर दें, इंडिया में कंजम्पशन, यहाँ हम बात कर रहे हैं कंजम्पशन की, कंजम्पशन कम कर दें थ्रू कार पूलिंग और थ्रू एनी अदर मेथड, तो उससे क्या होगा, जब कंजम्पशन कम होगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी कहीं ना कहीं सेविंग्स होंगी। नेक्स्ट, लेस कंजम्पशन ऑफ गोल्ड।
जैसा कि हम जानते हैं कि जो गोल्ड है इंडिया में एक स्टेटस सिंबल की तरह काम करता है, कि जिसके पास गोल्ड है उसका स्टेटस बहुत अच्छा है, जिसके पास नहीं वो पुअर है। तो यहाँ पर क्या है, आज गोल्ड क्या है, स्टेटस सिंबल। तो ज़्यादातर लोग किस में इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, वो करते हैं गोल्ड पर। और हम गोल्ड को क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अगर लोगों को एजुकेट किया जाए, इम्पोर्टेंस बताई जाए कि सिर्फ गोल्ड ही आपके पास लास्ट ऑप्शन नहीं है इन्वेस्टमेंट का, आप अदर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वो बैंक डिपॉजिट हो गए, चाहे वो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ हो गई, चाहे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होंगे। इसके थ्रू भी आप अपनी सेविंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को फ्रूटफुल बना सकते हैं। तो क्या है कि अगर ये हम टाइकून ख़त्म कर दें, गोल्ड को एज अ स्टेटस सिंबल मानना, लोगों की मेंटालिटी चेंज कर दें, थिंकिंग चेंज कर दें, सोसाइटी की आइडियोलॉजी को चेंज कर दिया जाए थ्रू एजुकेशन, तो क्या किया जा सकता है, गोल्ड की कंजम्पशन को कम किया जा सकता है। गोल्ड की कंजम्पशन कम होगी तो इंपोर्ट कम होगा, जिससे कि इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन फेवरेबल हो जाएगी। So in last, in short, we can say disequilibrium in the balance of payment can be corrected by increasing export and decreasing or reducing imports. मतलब अगर हम exports को बढ़ा दें और imports को कम कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, जो disequilibrium आया हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक था। कोई डाउट हो तो यू कैन ask by putting your query in comment box. Thank you so much.